अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कैसर है और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बिहार के चुनाव के बारे में, बिहार के इलेक्शन के बारे में। मैं नवादा जिले के एक बहुत ही छोटे से गांव जमड़िया का रहने वाला हूं और बिहार का चुनाव जो है, बिहार में मुख्यमंत्री का जो चुनाव है वो मेरे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बिहार के हर एक नागरिक के लिए है, साथ ही साथ बिहार के हर एक मुसलमान के लिए है। होता यह है कि चुनाव का वक्त आता है तो बहुत अलग अलग तरह की बातें होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैंने सोचा कि मैं आपके सामने अपना पहलू, अपना पक्ष, अपना एक दलील रखूं और उम्मीद करूं कि आप लोग इसको सुने। जरूरी नहीं है कि जो मैं बातें बोल रहा हूं वो सही हो सकता है कि मेरा जो कहना है उनमें बहुत सारी ऐसी बातें हों जो जिससे आप एग्री नहीं करेंगे, जो कि बिल्कुल अच्छी चीज है। मुझे यह लगता है कि जरूरी यह है कि हम लोग सारी बातों को डिस्कस करें, सारी बातों को समझें और समझकर एक डिसीजन सही तरीके का लें। मुझे यह नहीं लगता है कि हम लोग सिर्फ अपने इमोशंस को ही अपना सारा डिसीजन और सब कुछ लीड करने दे, या ये भी नहीं लगता है कि किसी एक इंसान के बोलने पे और भड़काने पे और नहीं ये करने पे अपना डिसीजन जो है और अपना सोच को बदलें। हर इंसान के पास अपनी समझ है, अपना अकल है, सही बुरा गलत समझने का, उसको परखने का अकल है, उसको इस्तेमाल करें। आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारी बातों पे बात करेंगे। खास करके आखिर मुसलमान बिहार में किसको चुने। यूं तो मैं बात अपने नवादा, जमुई, सतपुरा के रहने वाले लोगों से कर रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं पूरे बिहार के मुसलमान से भी मुखातिब होना चाहता हूं कि मुसलमान का नेता बिहार में कौन है और अभी के हालात को देखते हुए मुसलमान को किसको वोट देना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो अभी मुसलमान के वोट की दावेदारी करने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं, है ना। आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन का को उम्मीद है कि एमवाई समीकरण उनका सबसे बड़ा जो है कि वोट बैंक रहेगा, जिसमें मुसलमान एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जेडीयू को भी उम्मीद है कि मुसलमान उनके साथ रहेगा। मुसलमान बहुत सारा मुसलमान, एटलीस्ट पूरा नहीं तो एक कंसिडरेबल तबका मुसलमान का वोट जेडीयू को देगा। ये उम्मीद लगा के जेडीयू के नेता बैठे हुए हैं। उसके साथ ही साथ और भी पार्टियां हैं, जैसे ओवैसी साहब की एएमआईएम पार्टी, जो कि अगर कहा जाए तो हिंदुस्तान में मुसलमानों की सिर्फ एक अकेली पार्टी है। तो क्या मुसलमान पूरे एएमआईएम के साथ हो जाएं या उनको वोट दें, या फिर जन स्वराज, जो कि एक नई पार्टी आके इस उम्मीद में बैठी हुई है कि वो लोग बिहार में क्रांति लाएंगे और एक नई तरीके का पॉलिटिक्स करेंगे। मतलब अगर आप देखेंगे तो बाकी सारे कास्ट, सारे लोगों, बाकी सारे तबकों का पार्टी वोट बैंक सब फिक्स है। बंटवारा किसका हो रहा है तो वो मुसलमान के वोटों का। और ये इसलिए भी ये चीज बहुत ज्यादा सोचने और गौर करने वाली है कि आखिर ऐसा क्यों है कि मुसलमान के वोटों का ही बंटवारा सिर्फ होता है, किसी दूसरे का वोट का बंटवारा क्यों नहीं होता है, हा? तो हम लोग उस चीज को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर हमें वोट किसको करना चाहिए, आखिर कौन सी पार्टी है जो हम लोगों के हित में बात कर रही है, या कौन सा मुद्दा मुसलमान के लिए अभी सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। तो इसको समझने का सबसे बड़ा पहलू ये है, मुसलमान का अभी सबसे बड़ा मुद्दा क्या है बिहार में, या पूरे आप हिंदुस्तान में कहें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। तो हम लोग पहले बिहार तक ही बात करते हैं, उसके बाद आगे के दिनों में पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे। बिहार में अभी सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर आप बिहार के करीबी स्टेट जहां के मुसलमानों की काफी आबादी है, उत्तर प्रदेश,
अगर आप उनके उसके हालात के साथ कंपेयर करेंगे तो मुसलमानों की बिहार पूरे हिंदुस्तान में सबसे खराब हालात, सबसे ज्यादा मुसलमानों पे तरह तरह की कहा जाए कि अलग अलग तरीके से परेशान किया जा रहा है। मुसलमानों के छोटे छोटे मुद्दों पे को बड़ा बड़ा बनाया जा रहा है। हर एक उनके नमाज पढ़ने से लेके काम करने से लेके एक नॉर्मल सी जिंदगी जीने का उनको हक नहीं दिया जा रहा है। और ये चीज, हालांकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, दंगा ये हमेशा होता रहा है। और जब तक लोग अपने सोच को बदलकर इन चीजों से उठ नहीं जाएंगे, ये ऐसी चीजें हैं जो होती रहेंगी। लेकिन परेशानी वहां पे आता है जब आपको स्पेसिफिकली टारगेट किया जाता है। अगर कोई मुसलमान के खिलाफ अपराध करता है तो उसका कोई गिनती नहीं है, लेकिन अगर एक मुसलमान से कहीं पे चूक हो जाती है तो उसको पूरे हिंदुस्तान में पकड़ा जाता है, पूरे उसके साथ अगेंस्ट पूरा सिस्टम हो जाता है। एक मदरसा को तोड़ने के लिए, मस्जिद को तोड़ने के लिए अपोज किया मुसलमानों ने यूपी में, तो गवर्नमेंट गोली तक वहां पे चला के चले आई। क्या वही काम गवर्नमेंट हिंदुओं के खिलाफ कर सकती है या किसी भी दूसरे कास्ट के खिलाफ ये कर सकती है? बिल्कुल नहीं। तो इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि मुसलमान के लिए अभी सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि ये जो जात और धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं उनको सत्ता में नहीं आने दिया जाए। मुसलमान के लिए सबसे जरूरी है कि जो लोग दंगा फैलाते हैं, जो लोग, जिन लोगों की राजनीति इस चीज पे टिकी है कि मुसलमान और हिंदू और इस तरीके की बात हो, इस तरीके से दंगा फैले, इस तरीके की लड़ाइयां हो, उन ताकतों को कमजोर किया जाए, उन चीजों को नहीं आने दिया जाए। मुसलमान के लिए सबसे बड़ा चीज अभी ये है, अपने बिहार में, यूपी में और अपने पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि उनको भी हिंदुस्तान में उतनी ही हक, उतना ही, वैसा ही एक नागरिक, उतना ही उनका भी वैल्यू हो जो बाकी हर किसी का होता है, जो बाकी हर जात वालों का होता है, बाकी हर कास्ट वालों का होता है, जो कि अभी मुसलमानों के खिलाफ बहुत पूरे हिंदुस्तान में कई स्पेसिफिक पार्टियों, कई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा उनको डिह्यूमनाइज करने का, उनके नागरिकता पे सवाल उठाने का, उनके हिंदुस्तानी होने पे सवाल उठाने का, जैसे तरह की चीजें की जा रही हैं। तो अगर हम ये मुद्दा मान के चलते हैं तो अब हम ये देखते हैं कि ये इस चीज को देखते हुए क्या AIMIM मुसलमानों की पार्टी हो सकती है? क्या AIMIM को ही मुस्लिम सपोर्ट करे? देखिए, आपको इससे आगे मैं पहले कुछ बोलूं, ये बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब से का मैं भी फेक फैन हूं। मैं भी उनके काम का काफी सपोर्ट करता हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं करता हूं। उनके, वो मुसलमानों के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं, इस चीज का हमेशा मैं कदर करता हूं। लेकिन उस चीज के साथ हम अगर प्रेजेंट सिचुएशन को देखें तो क्या हमें वोट MIM को देना चाहिए, RJD को देना चाहिए, कांग्रेस को देना चाहिए, या किस पार्टी को देना चाहिए? ये बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज समझाऊंगा। अगर आपको समझ में आ जाता है और लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं तो मुझे कमेंट्स सेक्शन में बताइए। सबसे बड़ा चीज ये है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी कितनी है? 80% है ना? बीजेपी कहती है कि हम हिंदुवादी राजनीति करते हैं, वो हिंदुओं के लिए वर्क करती है और उनका सारा मुद्दा उसी की तरह रहता है। वो जैसे CAA और NRC जैसे कानून लाने की बात करती है, ला भी चुकी है, और उसमें मुस्लिमों को खास करके टारगेट किया जाता है, खास करके एक्सक्लूड किया जाता है, और ऐसा बहुत सारा काम होता है जिसमें मुस्लिमों के ऊपर ही सवाल लगातार उठाया जाता है। लेकिन उतना सब करने के बाद भी आज एक इस देश में जहां पे हिंदुओं की आबादी 80% है, बीजेपी
बिहार में अकेले इलेक्शन नहीं लड़ती है। इनफैक्ट अभी इस बात पे विवाद हो रहा है बीजेपी और जेडीयू के बीच में, क्या डिसीजन आता है वो पता चलेगा, लेकिन ये पहला इलेक्शन होगा जब बीजेपी बराबर की सीट लड़ रही है जिसके साथ भी उसका गठबंधन है, खासकर जेडीयू के साथ। मतलब यह है कि बीजेपी हमेशा यंगर ब्रदर का रोल प्ले करती है, जबकि पूरे नेशनल लेवल के ऊपर उस पार्टी ने इतना वर्क किया है, उस पार्टी ने पूरे नेशनल, अभी के वक्त में हिंदुस्तान में सबसे स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, ये होते हुए भी वो बराबर के सीट की हकदार नहीं हो पाई है, वो अकेले इलेक्शन नहीं लड़ती है अगर उनको जेडीयू जैसी पार्टियों का साथ मिलता है तो, और जब तक मिलता है तब तक वो लेती है, उसको करती है, और सिर्फ जेडीयू के साथ नहीं लड़ती है। जेडीयू के साथ गठबंधन उनका है, एलजेपी के साथ उनका गठबंधन है। बीजेपी अगर देखा जाए तो जो चुनावी समीकरण ये होता है कि बीजेपी हमेशा फॉरवर्ड वोट को ज्यादा पोलराइज करती है, तो फॉरवर्ड वोट और वैसे वोट जो जात और धर्म के ऊपर वोट करते हैं उनको पोलराइज करती है। जेडीयू कुर्मी महतो इस तरीके का वोट को पोलराइज करके लाने का काम करती है। मुसलमान से भी काफी वोट जेडीयू को हमेशा से मिलता रहा है। एलजेपी दलित समाज के वोट को पोलराइज करने के लिए, दलित समाज के वोट को समेट के बीजेपी के खाता में लाने के लिए गठबंधन करके लेकर चलती है। साथ में जीतन राम मांझी को भी बीजेपी सीट दे रही है। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा को भी सीट मिला हुआ है, क्योंकि हर कोई एक अलग अलग तबका, एक अलग वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। राजनीति यही कहती है, लोग यही कहते हैं कि हम जब तक हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा हम वोट नहीं देंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल तो पहले ये आ जाता है कि जब ये हकीकत है, जब बीजेपी जैसी पार्टी ये समझती है कि हाँ अकेले लड़के कुछ नहीं कर सकते हैं, भले ही आपका मुद्दा कितना भी स्ट्रांग, कितना भी कमजोर क्यों नहीं हो, मतलब बीजेपी जैसी पार्टी जो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है वो अकेले लड़के चुनाव में कुछ नहीं कर सकती, ये उसको पता है, इसलिए वो अकेले नहीं लड़ती। जिस दिन उसको अकेले लड़के वो चुनाव जीत जाएगी, बिहार में सीएम का चुनाव जीत सकती है, उस दिन बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। जिस दिन वो नीतीश कुमार को इतना कमजोर कर देगी गठबंधन रहते हुए कि उनके बिना भी वो सीएम बना ले, उस दिन नीतीश कुमार बाहर हो जाएंगे एनडीए के गठबंधन से। तो मतलब ये है कि अगर आप इस बात पे गौर करें कि बीजेपी जैसी पार्टी भी बिना गठबंधन के कुछ नहीं कर सकती है, तो AIMIM जो मुस्लिमों का कहती है कि हम बराबर हैं, वो कैसे ये दावा कर सकती है कि मुसलमान के अलग होके मुसलमान सेपरेट वोट करे? आप इससे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ गिन चुन के कुछ वोट है, सीट हैं जहां पे आपका वोट मैटर करेगा, और बाकी पूरे बिहार में आपका वोट का कोई कीमत नहीं रहेगा। और फिर होगा क्या? मुसलमान के वोट से हमेशा इंडिया गठबंधन जो अभी है, हमेशा अलग अलग नामों से रहा गठबंधन, अभी इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन जो है वो कमजोर होगा, सरकार में नहीं आएगा। और अगर नीतीश कुमार इतना कमजोर हो गया कि वह सीएम नहीं बन पाए, तो बिहार में भी यूपी की तरह बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। और जब वो होता है तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बिहार में यूपी से ज्यादा पॉलिसीज आएंगी, यूपी से ज्यादा परेशानी झेलना पड़ेगा बिहार के मुसलमानों को। AIMIM कहती है कि हमने जाकर गठबंधन के लिए बोला, लेकिन आरजेडी नहीं तैयार हुई, गठबंधन वैसे नहीं होता है। इसमें तेजस्वी यादव ने, जबकि उनको इस तरह के बयानों का जवाब देने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बात को खास करके एड्रेस किया, क्योंकि उनको मालूम है कि बिहार में हमारे जो मुसलमान हैं उनको ये चीजें मैटर करती हैं। उन्होंने ये बात खुद खास कर बताया कि गठबंधन करने का तरीका ये होता है कि आप हमारे पास, हमारे घर के बाहर आके प्रदर्शन नहीं कीजिए, हमारे पास आइए, हमसे डिस्कस कीजिए, है ना। यह नहीं कि घर के बाहर झंडा लेके खड़े हो जाइए ताकि सिर्फ मीडिया में आगे हो गया काम। अब लोगों को कहेंगे कि हम तो गए थे गठबंधन करने, वो नहीं किए। अगर ओवैसी साहब
मुसलमानों का भला सोचते तो वो ये सोचते कि यहाँ पे सबसे जरूरी मुसलमान के लिए क्या है बिहार में, और वो सबसे जरूरी ये है कि यहाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बने, यहाँ सांप्रदायिक सोच वाला मुख्यमंत्री नहीं बने। और अगर वैसा होता है और अगर सांप्रदायिक सोच वाला मुख्यमंत्री बनता है तो इसके लिए पूरे बिहार के जनता को झेलना पड़ेगा, पूरे बिहार के मुसलमान को झेलना पड़ेगा। और यूपी में बिल्कुल साफ है, आप देख लीजिए कि आपको लगता है कि आप बिहार में आपको एज ए मुसलमान उतना ही फ्रीडम है जितना आपको यूपी में है, या बिहार के मुसलमान उतने ही सेफ हैं जितना यूपी के मुसलमान सेफ हैं? एकदम नहीं है। आपको ये सोचना है कि हमारे लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो क्या है, और उस मुद्दे के खिलाफ के लिए वोट देना है। और अब मैं बात करता हूं उन लोगों से जो हमारे भाई ये कहते हैं कि आरजेडी ने क्या किया मुसलमान के लिए, मुसलमान का कोई नेता नहीं है। अरे भाई साहब, 1992 में आडवाणी जी का जब रथ निकला था, 91-92 मुझे ध्यान में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में किसी के का हिम्मत नहीं था उसको रोकने का। लालू यादव अकेले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने उसको रोका और कहा कि इस तरीके की सांप्रदायिक चीजें बिहार में नहीं चलेंगी, बिहार में हम लोग हिंदू मुसलमान सब एक होके रहते हैं, बिहार में हम जाति और धर्म के बीच में बंटवारा नहीं करते हैं। तो अब आप हमको ये बताइए कि एक वो इंसान जो खुलेआम उस सांप्रदायिक सोच को चुनौती दिया और उसके लिए उनको जेल जाना पड़ गया 1995 में, और आज तक उस चीज को वो झेल रहे हैं। और अगर सिर्फ सत्ता का लालच लालू यादव को होता तो वो जिस दिन बीजेपी से गठबंधन कर लेते उस दिन उनके चाहे लालू यादव हो, राबड़ी देवी हो या तेजस्वी यादव हो, मुख्यमंत्री बन जाते। लेकिन उन्होंने उन चीजों को नकारा, उन्होंने उन सारी बातों को नकारा। उनका कहना है कि हम धर्म और जात की राजनीति नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब एक यादव है तो यादव के बारे में सोच रहे हैं तो गलत क्या है, लेकिन वो यादव के बारे में जब सोच रहे हैं तो भूमिहार के बारे में वो गलत नहीं सोचना चाहिए। ये मुद्दा होता है, ये नहीं होता है कि हम अगर एक मुख्यमंत्री हैं तो हमारे लिए सब सारी जनता हमारी है। यह नहीं है कि एक सर्टेन तबका उस जनता का हमारा है। वोट आपको कोई दिया हो नहीं दिया हो, आपको जब एक बार वो सत्ता मिल जाती है, एक बार गद्दी मिल जाता है, तो आपके लिए सब बराबर होना चाहिए। आपके लिए कभी कोई एक से दूसरा फर्क नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे सब एक परिवार है, तो परिवार के बीच में अगर कोई गलती करता है तो उसके ऊपर आप गोली नहीं चलवा सकते, है ना। आप उसके साथ उसको समझाइए, उसके साथ वर्क कीजिए, कोशिश कीजिए कि वो आपके परिवार में जो कमी है वो दूर हो। ये नहीं हो कि आप पाकिस्तान चले जाइए। तो लालू यादव जो अपनी जिंदगी उस राजनीति के ऊपर निकाले जहां पे वो उन्हीं फोर्सेस के अगेंस्ट हमेशा लड़े, उन्हीं लोगों के लिए हमेशा लड़े। जो लोग आज से उनसे ये सवाल करते हैं कि लालू यादव बिहार में मुसलमान के लिए क्या किया है, लालू यादव मुसलमानों के लिए और हर उस पिछड़ा वर्ग के लिए जिसको बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता था, उसके लिए लड़ाई लड़े हैं। उसके लिए आज इलेक्शन में अभी सीट बंटवारा के टाइम में दिल्ली जाना पड़ रहा है उनको, कोर्ट में कैसी फेक केस मुकदमा झेलना पड़ रहा है। और उस इंसान से आप सवाल करेंगे कि आपने क्या किया। सवाल उससे होना चाहिए जो ये जानते हुए भी कि अकेली पार्टी लड़के कुछ भी नहीं कर सकती है। अब बिहार के हर सीट पे, हर मुस्लिम बहुल सीट पे जहां पे एटलीस्ट मुस्लिम का कुछ वोट हो, कैंडिडेट उतारने के लिए चलिए। आप प्रॉपर तरीके से गठबंधन करके दिखाइए। अगर इंडिया गठबंधन आपको मना करता है, हम आपके साथ आएंगे, आपके साथ प्रदर्शन करेंगे, आपके साथ रोड पे उतरेंगे कि नहीं, इनको भी गठबंधन में साथ लिया जाए। लेकिन आप काम ऐसा कर रहे हैं कि आपको अगर कोई बीजेपी का बी टीम बोल देता है तो क्या गलत बोल देता है। आप उस चीज को बिहार में कमजोर कर रहे हैं जिस चीज की वजह से बिहार में हमेशा सांप्रदायिक मुख्यमंत्री नहीं बन सका आज तक। आज आप उस चीज को कमजोर कर रहे हैं। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन आप जब उस चीज को कमजोर कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? दूसरे जनसुराज वाले, जिस आदमी ने अपना यूएन का जॉब छोड़ के नरेंद्र मोदी 2011 में मुख्यमंत्री बने, इसके लिए अपना जी जान लगा दिया, और आज वो आके ये कहता है कि हम आपका भला कर सोच रहे हैं, बदलाव लाएंगे बिहार में। जिसने 2014 में, जिनका उसका ये मानना है, आपको मैं इसका एविडेंस दिखा दूंगा, प्रशांत किशोर का ये मानना है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन आईपैक और उनका मोदी के 2014 के इलेक्शन जीतने में बहुत बड़ा हाथ है, यानी कि जिनके वजह से इस देश में वैसी सरकार आई जिसमें मुसलमानों को जब से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, सीए एनआरसी जैसे कानूनों का सामना करना पड़ रहा है, उस में योगदान देकर आप आते हैं और आज कहते हैं कि हम उस ही ताकत के अगेंस्ट हैं। अचानक से दिल में बदलाव क्यों आ गया भाई? इस पे भी बात करेंगे, इस पे भी आएगा वीडियो, घबराइए नहीं, उस पे बना रहे हैं, रिसर्च करके रखे हैं और सारा पोल खोल होगा और बढ़िया से बात होगा। 2 दिन से राजनीति स्टार्ट किए हैं और आके पूछते हैं कि ये कौन है और वो कौन है। तो जो वक्त है वो ये देखने का वक्त है कि क्या करना चाहिए, कैसे वोट देना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए, कौन आपका है, कौन आपके लिए सोचने वाला है, कौन नहीं है, क्या मुद्दा है, उसके बाद फैसला लीजिए। जो सिर्फ आपके जात, धर्म और इस तरीके के भावनाओं के साथ खेलता है, उनसे बिल्कुल परे रहिए। वैसे लोगों को आप ये पूछिए ना, आप इलेक्शन में के टाइम में आ जाते हैं कि मुसलमान की पार्टी और हिंदू की पार्टी, और इलेक्शन से पहले कहाँ थे? हम तो आज तक जानते भी नहीं कि हमारे यहाँ एआईएम का लोकल नेता कौन है। आप ग्राउंड वर्क कुछ करेंगे नहीं और इलेक्शन में आ जाएंगे कि मुसलमान की पार्टी और हिंदू का पार्टी। अगर आप मुसलमान की पार्टी हैं तो 5 साल के काम कीजिए ना। 5 साल आप आकर गांव गांव घूमिए, सारे लोगों को जो जमीन का मसला हो रहा है, सारे लोगों का जो वोटर लिस्ट का मसला हो रहा है, उसमें काम कीजिए। मुसलमानों को सारे चीजों में वर्क कीजिए, अपने टीम को दौड़ाइए पूरे फील्ड में। जब आप हमारा काम करके देंगे तो हम आपके साथ रहेंगे। ओवैसी साहब मुसलमानों के लिए के नेता हैं, हमारे लिए हमेशा एक अच्छा जगह रहेगा उनका। लेकिन जब आप बरसाती मेढक की तरह आकर बिहार में गिड़गिड़ाएंगे तो हम आपको अपना नेता इतना आसानी से कैसे मान लेंगे? जब यूपी में मुसलमानों के ऊपर जो भी हो रहा है वो होता है तो वैसे साहब को उससे क्या दिक्कत होता है? झेलते तो यूपी के मुसलमान है ना। तो यही बात मैं भी आज इस वीडियो के थ्रू आप लोगों से करना चाहता हूँ। मैं तो बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो मैं आगे के बाद दूसरे वीडियो में करेंगे। लेकिन बिहार के मुसलमानों को अभी बहुत ही सोच समझ के काम करना है ना। और अगर इस देश में आपके बारे में कोई सोच रहा है, अगर हमारे बारे में स्पेसिफिक नहीं भी सोच रहे तो हमें दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत ये इस बात से है कि बाकियों के बारे में सोचा जाए और हमारे बारे में नहीं सोचा जाए, या हमारे स्पेसिफिक कानून लाया जाए, उस तरीके का चीज किया जाए जिससे एक मुसलमान को परेशानी का सामना झेलना पड़े। वो नहीं हो, वो मत करो आप, है ना। एक अगर अगर बीजेपी इस तरीके का पॉलिसी रखती तो हमें ऐसा उम्मीद है कि बीजेपी को भी बहुत मुसलमान वोट करते हैं, लेकिन उनका साफ मानना है कि मुसलमान का वोट हमें नहीं चाहिए। मुस्लिम कैंडिडेट की कोई इज्जत नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। उनको मुस्लिम को रिप्रेजेंट नहीं करना है, सीधा सीधा बात, साफ बोल के रखा हुआ है। मुसलमानों को भी सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए कौन सोच रहा है, हमारे लिए क्या जरूरी है। हमारे लिए जरूरी है कि बिहार में सांप्रदायिकता नहीं फैले, है ना, और जो बिहार में एक अच्छा माहौल है वो हमेशा बना रहे, है ना। और जिस तरीके से इस वजह से या उस वजह से मुस्लिमों को मारा जाता है, आई लव मोहम्मद कहने के लिए जिस तरीके से मुस्लिमों को जेल में डाल दिया जाता है, बताइए कोई कल किसी को जय श्री राम कहने पे जेल में डाल दे, ये अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं। इसलिए मुसलमानों को बहुत सोचने समझने की जरूरत है और ये करने की जरूरत है कि अपने वोट को जाया नहीं कीजिए।
बरसाती मेढकों से दूर रहिए, वैसे लोगों से दूर रहिए जो सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आपके वोट को लेने के लिए आते हैं, है ना। आप वर्क कीजिए ना, हम आपके साथ हैं। अगर आप मुसलमान का सोचते हैं, आप काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। और नहीं सोचते हैं तो फिर ये कहना बंद कीजिए कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, ठीक है ना। आप 50 सीट पे कैंडिडेट उतारेंगे, उस 50 सीट पे बहुत ही दिक्कत होने वाला है। और उस दिक्कत का नतीजा ये होगा कि बिहार में मुसलमानों को काफी आगे जाके परेशानी झेलना पड़ेगा। आप अगर अभी इलेक्शन के माहौल में इन चीजों से भूल गए होंगे तो भूल जाइए, लेकिन आप थोड़ा सा पहले का याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि किस तरीके से सबको वंशावली बनाने के लिए, तो क्या क्या फलाना ढिमकाना करने के लिए परेशान, एक कचहरी से लेकर हर जगह का चक्कर काट रहा है। और एनआरसी इस इलेक्शन के बाद बिहार में आके रहेगा, और जब एनआरसी आएगा तो पूरे बिहार वालों को दिक्कत होने वाला है। बाकी सब बच जाएंगे, मुसलमान आप कहाँ जाइएगा, आपके पास सीए कानून नहीं है, सीए के थ्रू आपको बैकडोर एंट्री नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वैसे साहब इस पे आवाज उठा लेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो उनके पास है कि वो उस चीज को रोक पाएंगे? बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। तो आपसे मैं यही बात करना चाहता हूँ, मैं आपके तरह, मेरे पास भी सिर्फ एक वोट है, ठीक है। मैं कोई बिहार का बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, या अपने गांव का ही सारा वोट का गारंटी नहीं है, तो बिहार का तो बहुत बड़ा बात है। लेकिन जो मुद्दा है उसमें वो जरूरी है कि हम लोग सबको उसको डिस्कस करें, वो जरूरी है कि हम लोग उसको समझे, वो जरूरी है कि हम लोग उसके हिसाब से काम करें। बाकी हर किसी, आप चले जाइए हर तबके में, हर जात में, हर किसी में प्रॉपर तरीके से कम भाईचारा है। कमी अगर वो कहीं है तो सिर्फ मुसलमानों के बीच में है, और ओवैसी साहब उस कमी को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। मैं ओवैसी साहब से भी ये गुजारिश करूंगा कि आप अगर मुस्लिम मेजोरिटी सीट्स पे अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं, बिल्कुल उतारिए, लेकिन बाकी सीट्स पे आप, ये जहां पे आपको पता है आपको जनाधार नहीं है दूसरे किसी भी कास्ट में, तो आप बिना मुसलमान के वोट के नहीं जीत सकते हैं, तो उन सीटों पे आप कैंडिडेट नहीं उतारिए। क्योंकि आप कैंडिडेट उतारेंगे, अगर 5,000 भी वो वोट लेके आता है, तो वो 5,000 वोट उस सीट पे जो गठबंधन का कैंडिडेट है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, जो कि बहुत ही नुकसानदेह साबित होगा। बस इतना कह के मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जो मैं बात बोल रहा हूं आप लोग उस पर गौर करेंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चीजें मैं ऐसी बोल रहा हूं जो ऐसा नहीं है, तो आप लोग मुझे बताइए, कमेंट्स में सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसको देखूंगा, पढ़ूंगा, फिर या तो कमेंट्स के थ्रू या दूसरे वीडियो के थ्रू मैं आपके बातों का जवाब दूंगा। हम लोग एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, और सबसे जरूरी हमारे लिए ये है कि हम लोग उस डेमोक्रेटिक सोच पे बने रहें। साथ ही साथ जो मुसलमान है, जो काफी पिछड़ता जा रहा है बहुत सारी चीजों में, उन चीजों को इम्प्रूव करे, उन चीजों के ऊपर वर्क करे, उन चीजों को मुसलमान को बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में मजबूत करे, ताकि हम लोग जो धीरे धीरे पिछड़े जातों के कैटेगरी में आ रहे हैं, पिछड़े तबकों के कैटेगरी में आ रहे हैं, उससे निकल के प्रोग्रेसिव, एजुकेटेड, इम्पैक्टफुल तबकों में शामिल होना चालू हो। और ये चीज तब तक नहीं हो सकती है जब तक हम लोग बांटने वालों से बंटते रहेंगे, नहीं हो सकता है। आप कुछ भी कर लो, मेरा वोट इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को देने वाला हूं। हमारे यहां से जो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट रहेगा, मैं वोट उसको दूंगा, ये तय है। क्योंकि वही एक तरीका है ये इंश्योर करने का कि बिहार, हमारा जिला, हमारा गांव, हमारा विधानसभा हमारे लिए हमेशा एक सुरक्षित, सेफ और आराम की जिंदगी निकालने का जगह बना रहे। इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह आपसे जरूर मुलाकात होगी दूसरे वीडियोज में।